हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स के अंदर रेडियस ऑफ आइंस के बारे में पढ़ा, और उससे पहले हमने रेडियस ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, वो है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में हम इसको IE से लिखेंगे। आगे अपन कई जगह लिखेंगे इसको, तो अपन IE से नोट करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टडी अपन मेन कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत हम इनको स्टडी करेंगे। एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक तो हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन, और अपन कह सकते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद अपन देखेंगे पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन एनर्जी, और लास्ट में अपन इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे फर्स्ट 3 पॉइंट्स अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे इस टॉपिक के, और जो लास्ट एप्लीकेशन पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन में क्या आएगा कि अपन आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, इन देयर गैसियस स्टेट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखें, तो क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from 1 mole of substance। ये आपके सब्सटेंस का एक फिक्स होगा, अपन केमिस्ट्री में 1 मोल से यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 मोल ऑफ substance in their gaseous state, यानी उसके अपने गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और सॉलिड से गैस में अपन बदलते हैं, डायरेक्ट होता है तब तो क्या सब्लिमेशन हो गया, और सॉलिड से पहले लिक्विड तो बॉइलिंग, मेल्टिंग, और लिक्विड से फिर बॉइलिंग आपके वेपर से गैस में चेंज होता है, तो क्या कहलाता है, बॉइलिंग चेंज। तो गैसियस स्टेट में 1 मोल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन जनरली जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड द मेटल्स। तो मान लीजिए अपन कोई भी, जैसे अपन ने सब्सटेंस लिया, मेटल लिया, ठीक है, और इसको हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपन ने क्या लिख लिया, वो क्या कहलाएगी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और इससे अपना क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिलीज होके मेटल आयन बन गया, क्लियर। अब यहाँ पर अपन देखें, अगर किसी सब्सटेंस के 1 मोल से सक्सेसिव 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स अपन निकालते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। और सक्सेसिव में क्या होगा, वो हमेशा बढ़ती जाएगी, बिकॉज
और उनको हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दो निकाले, सेकंड निकाला तो सेकंड, थर्ड निकाला तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरह से अपन नाम देते हैं उनको, ठीक है। तो वो भी अपन लिख लेते हैं। व्हेन टू और मोर, वन तो अपन ने निकाल लिया, ये अपन साथ में लिखते हैं, व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स remove from the same substance, then these ionization energy are known as क्या कहेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर नोन एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इनको क्या कहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, है ना। एंड रिप्रेजेंटेड एज and these are represented as कैसे लिखेंगे अपन इसको, फर्स्ट को अपन ने क्या लिखा है, I1, I2, ठीक है, IE3 रेस्पेक्टिवली। इनको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए और इनमें क्या रिलेशन होता है वो अपन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक बार कॉपी करिए इसको। क्या होगा आपके, ये बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, जैसे मान लीजिए अपन कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एल्युमिनियम लिया, इसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस आया, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। अगर इसमें से अपन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या बन गया, 2 हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर में से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो ये क्या हो गया, एल्युमिनियम +3, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, जैसे इसमें आपके इसका एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 13, इलेक्ट्रॉन भी 13 है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो क्या हो गए, प्रोटॉन तो 13 ही रहे इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। इधर आप देखें इसमें तो प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक और निकल गया आपके, तो कितने हो गए, 11। और यहाँ आप देखोगे तो प्रोटॉन 13 और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन, तब तो ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गई। सेकंड निकाला तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। और इसके लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या हो गई, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं कि अगर आप एक ही सब्सटेंस से 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन कहलाती है। और ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंक्रीज होती जाती है। क्यों इंक्रीज होती जाती है, कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, तो हमें मोर एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सक्सेसिव
आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी increases, successive ionization energy increases because nuclear force of attraction, nuclear force of attraction, nuclear force of attraction अब किसकी वजह से होता है, जेड इफेक्टिव. न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases on the remaining, nuclear force of attraction increases on the remaining electrons. जैसे यहाँ पर तो अपन ने देखा ना 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, एक निकाल दिया तो क्या हो गया 12 रह गए. तो 12 पे 13 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई. फिर अपन और आगे आए तो कितने हो गए 11 इलेक्ट्रॉन ही रह गए, तो इसमें और भी अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इसमें और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. यानी अगर अपन रिलेशनशिप यहाँ पे देखें तो क्या हो गया, आपके फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम हो गई, देन सेकंड, और उससे ज़्यादा क्या होगी आपकी थर्ड. तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती रहती है, बढ़ती रहेगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी. एक बार कॉपी कर लीजिए. फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी. अब देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी. तो सबसे पहले फैक्टर्स तो आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही होगा. फर्स्ट फैक्टर अपन देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं बाकी के मिटाल देता हूँ, आपने लिख ही लिए होंगे सभी. तब इसी में अपना पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, और इसमें सबसे पहला फैक्टर अपना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको हम किससे लिखते हैं, जेड इफेक्टिव से. ये तो अपन पढ़ चुके हैं. तो नो डाउट अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी. ठीक है, तो आप देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के. ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अपन क्या कह सकते हैं, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस. यानी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड इफेक्टिव के. ठीक है, सेकंड इफेक्टर्स अपन समझ में आ गया होगा, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन देखें, इसका सेकंड पार्ट क्या है, एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज अपन जानते हैं कि एटॉमिक साइज अगर छोटा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी. यानी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक साइज के. एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और एटॉमिक साइज छोटा है तो क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी
ज़्यादा होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा पॉइंट अपन देखें यहाँ पर, फैक्टर देखें तो क्या होगा, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, शेल बढ़ता है, और शेल बढ़ता है तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी क्या होगी, बढ़ गई, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि अपन ने ऊपर लिखा, विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्टेंस बिटवीन outermost shell electron and nucleus increases। outermost shell electron और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यानी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आपके क्या हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इट इज़ क्लियर, एक बार कॉपी कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। कि फोर्थ एक फैक्टर मेन आता है इसमें, पेनेट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल्स, पेनेट्रेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स कुछ भी कह सकते हैं अपन, पेनेट्रेशन पावर। फोर्थ पॉइंट आएगा पेनेट्रेशन पावर। पहले तो अपन देखें पेनेट्रेशन पावर क्या होती है, ठीक है। पेनेट्रेशन पावर है अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस और ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड द पेनेट्रेशन पावर। तो पहले तो अपन ये लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स एंड न्यूक्लियस कॉल्ड द पेनेट्रेशन पावर। अगर हम यहाँ पर देखें, आपने पढ़े हैं कोई भी शेल है उसमें क्या क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ, ये तो ऑर्बिटल्स पढ़े थे हमने, ठीक है। एस में अपन देखें तो एक ही ऑर्बिटल था, पी में आपके 3 ऑर्बिटल थे, डी में 5, एफ में 7, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर पी एस पी डी एफ की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पेनेट्रेशन पावर होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो होती है एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल किसी भी शेल का न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। जैसे 3s 3p 3d में तो 3s वाला न्यूक्लियस के ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर 4s 4p 4d की बात कर रहे हैं तो 4s वाले में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन तो इनकी पेनेट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या होता है, इस तरह से होगा, यानी s की पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, उसके बाद p की उससे कम d की, फिर f की, ठीक है। नेक्स्ट अपन फैक्टर्स देख सकते हैं, वो क्या देख सकते हैं, आपके स्टेबिलिटी ऑफ
हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, दैट्स वाई more ionization energy या more energy required to remove the electrons। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर more stable means more energy required to remove electron from these orbitals। तो इसलिए इनकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी आपके ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप देखें जैसे अपने पास मान लो P की अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक मान लीजिए 6 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो 6 तो क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया, P3 क्या हो गया, हाफ फील्ड, और ये इनकम्प्लीट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, फुल फील्ड की, फिर हाफ फील्ड की, फिर इनकम्प्लीट की। क्लियर। तो इस तरह से अपन अगर मान लो P6 से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कौन तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे कम फिर P3 वाले में, और फिर P4 वाले में। क्लियर। एक बार कॉपी करिए, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या था, आपने पहले पढ़ा हुआ है। शील्डिंग इफेक्ट अपन क्या, रिपल्सन फोर्स है बिटवीन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो नो डाउट अगर आपके शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ रहा है इनर शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना फैक्टर कौन सा हो गया, शील्डिंग इफेक्ट। नंबर देखेंगे तो नंबर अपना ये हो गया 6 नंबर का, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये समझेंगे अपन के शील्डिंग इफेक्ट से क्या बढ़ रहा है, रिपल्सन इंक्रीज हो रहा है बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, विद इंक्रीज of shielding effect, repulsion between inner shell electron and outermost shell electron increases, hence there is less energy required to remove electron from outermost shell। कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि शील्डिंग इफेक्ट के आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें रिलेशन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा एक लास्ट फैक्टर और है इसमें चार्ज ऑन आयन, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे एल्युमिनियम का एग्जाम्पल देखा था कि अगर आयंस पर चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो जैसा हमने पढ़ा है कि भाई चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इसीलिए क्या होगा, आपके आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो वो चीज़ अपन देख लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर में, चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद इंक्रीज ऑफ, ये अपन समझ चुके हैं पहले, विद इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन द आयंस, चार्ज ऑन द आयंस, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases on the remaining electrons, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, हैंस आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन द आयंस। मान लीजिए हमारे पास कोई भी जैसे आयन है, एक तो +1 वाला है, एक +2 वाला है, एक +3 वाला है, मान लीजिए एक +4 वाला है। तो अगर यहाँ पर अपन देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होगी, जिस पर चार्ज ज़्यादा है उसकी ज़्यादा होगी, यानी आपके इस तरह से आपके आयोनाइजेशन, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स थे जिन पर के आपके आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पर इसके पीरियोडिसिटी देखते हैं कि हाउ द आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज इन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो जो नेक्स्ट पॉइंट था अभी अपन ने इसमें लिखा था आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो हमने लिखा था क्या, पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपन पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन की बात करते हैं, पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, इन द पीरियड्स एंड ग्रुप हाउ द आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर पीरियड्स में बात करें, तो पीरियड्स क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट, शेल तो सेम रहता है लेकिन विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है, साइज डिक्रीज होता जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, इन द पीरियड्स, ठीक है, with increase of atomic number, shall remain same, shall तो क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि पीरियड तो सेम हो गया। इन द पीरियड्स विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर shall remain same, but nuclear force of attraction increases, where force of attraction increases, hence ionization energy also increases, जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। इन पीरियड्स विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, अपन पीरियड्स में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं यहाँ पर, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मैं और जोड़ देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा, फिर अपन इसको बाद में लिखते हैं इन द पीरियड्स फ्रॉम, क्योंकि कई बार इसी में कंफ्यूज होते हैं कि पीरियड्स अपने कौन से होते हैं, लेफ्ट टू राइट वाले या अप टू डाउन वाले।
तो इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, विद, अब मैं उसको जोड़ देता हूँ, विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर शेल रिमेन सेम बट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, हैंस आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीज। अब अपन बात करें इन द ग्रुप, मैं सेम लैंग्वेज में ही लिख देता हूँ, इन द ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, ग्रुप कौन से होंगे, अप टू डाउन, वर्टिकल कॉलम, अप टू डाउन विद इंक्रीज ऑफ atomic number, with increase of atomic number shell also increases, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एक के बाद एक क्या होता है, शेल भी इंक्रीज होता है, शेल आल्सो इंक्रीजेज and the distance between outermost shell electron and nucleus increases, डिस्टेंस बढ़ेगी किसमें, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, मींस इससे क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, और जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, हैंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन द ग्रुप अप टू डाउन, ठीक है, अप टू डाउन ये डिक्रीज होती है। तो ये अपने क्या हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया। अब हम एक ग्राफ से इसको समझ लेते हैं, इन पीरियड जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको अपन ग्राफ से समझ लेते हैं कि कैसे आपके आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज हो रही है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसको मैं एक ग्राफ से बता देता हूँ आपको, उससे भी अपन बता सकते हैं, क्योंकि अभी अपन ने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, तो उन फैक्टर्स को लेते हुए इन जनरल तो क्या होता है कि पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन कभी अपन जो फैक्टर्स हमने बताए अभी यहाँ पर कई, जिनसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट करती है, तो उसको बेसिस में देखते हो कई जगह कई एक्सेप्शन आते हैं, तो उसको अपन बता लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए हम एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ये तो हमने क्या ले लिया, एटॉमिक नंबर, और इधर अपन ले रहे हैं बाई एक्सिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हम यहाँ पर बना रहे हैं किसके लिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए बना रहे हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए अपन यहाँ पर ये बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको मालूम, हम देखें सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, ये लिथियम से शुरू होता है, सेकंड पीरियड आपके देखेंगे लिथियम से शुरू होता है। तो मान लीजिए हमारा ये लिथियम, ये पॉइंट्स में पहले मैं लिख देता हूँ, फिर वहाँ पर अपन बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये अपना मान लीजिए लिथियम हो गया। अब लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, इसकी ज़्यादा हो गई बेरिलियम की। अब अगर अपन बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन क्या है कि वैसे तो बढ़ना चाहिए क्योंकि पीरियड में बाद में आ रहा है बेरिलियम के, लेकिन बोरॉन की कम होती है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें जैसे बेरिलियम का, तो क्या हो गया 1s2 2s2, क्योंकि 4 होता है ना एटॉमिक नंबर इसका, क्लियर। और अगर बोरॉन की बात करें अपन, तो बोरॉन का आप देखोगे क्या होता है 5 होता है एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर कितना 5, तो ये क्या हो गया 1s2 2s2 2p1। तो अभी हमने आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट बताया था और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का बताया था। तो आपने देखा कि 2s2 फुल फिल्ड है एक तो, ठीक है, और पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगी एस की, तो इसलिए इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी इसकी ज़्यादा हो गई। लेकिन बोरॉन क्या देखेंगे आप, है तो सेकंड सेल ही, लेकिन पी का क्या हो गया, पेनिट्रेशन पावर कम है और ये इनकम्प्लीट अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए आसानी से निकलेगा, यानी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो बाद में आते हुए भी बोरॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फिर बोरॉन के बाद आप देखेंगे तो क्या आ गया, कार्बन आ गया। बोरॉन के बाद क्या आ गया, कार्बन 6 का। फिर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन आ गया। अब जब नाइट्रोजन के बाद अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की वैसे तो बढ़नी चाहिए ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन ऑक्सीजन की क्या होती है, नाइट्रोजन से कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसी तरह से अपन देख सकते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो नाइट्रोजन का आप देखोगे तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और 8 का अगर अपन ऑक्सीजन का देखेंगे तो क्या हो गया 2s2 2p4। तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया ना, पी क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और ये क्या है, इनकम्प्लीट है। 2p4 क्या अनस्टेबल है, अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था। तो इसलिए तो मोर स्टेबल हो गया, तो मोर एनर्जी चाहिए, तो इसकी ज़्यादा हो गई और इसकी कम हो गई, तो अपन ने नीचे ले लिया। और फिर लास्ट में आपके कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो इस तरह से इसमें 2 एक्सेप्शन हो गए, जैसे बेरिलियम के बाद बोरॉन की कम हो रही है और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की कम हो रही है। और वैसे ट्रेंड क्या है हमारा कि बढ़नी चाहिए, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हमें इसमें कंसीडर करने होते हैं और उसके बेसिस पे अपन इसको समझा सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये अपनी पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स हुई है बात। अब यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी का जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज वेरी हाई एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम की तुलना में सोडियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है। तो अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, उसी के बेसिस पर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन देखें सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर 281। यहाँ आप देखोगे तो 282, ठीक है। अब मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो इसका आपके क्या बन गया, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो क्या होगा 28, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर आप देखोगे, मान लीजिए आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो मैग्नीशियम प्लस बना, क्या बन गया 281। तो ये अनस्टेबल है, क्या चाहेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, यानी 28 वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा। तो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री आसानी से निकाल सकता है। यहाँ आपके 1 इलेक्ट्रॉन निकलाना है इसमें से, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से निकाल देगा, मैग्नीशियम प्लस 2 बन जाएगा। तो यहाँ तो ये क्या हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई ना, और ये कौन सी होगी मैग्नीशियम की सेकंड, और इसकी आपकी कौन सी हुई सोडियम के लिए फर्स्ट हुई। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आफ्टर रिमूविंग द 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए आपकी इसकी हाई होती है। और जबकि मैग्नीशियम में आपके क्या है कि आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल and is tried to attain the stable configuration by
इजीली रिमूविंग ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसके क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो अपन इसको अगर, ये तो अपने को लिखना बताना पड़ेगा पहले, लेकिन इसको लैंग्वेज में भी लिखना है, तो अपन किस तरह से लिख सकते हैं कि आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन सोडियम attain the stable configuration इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यून, ठीक है। एंड it is very difficult to remove second electron from its stable configuration। ये तो सोडियम के लिए हो गया। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं मैग्नीशियम के लिए, बट इन मैग्नीशियम attain unstable configuration after removing one electron and the second electron can easily remove by the Mg plus, so that it attain stable configuration। सो कि ये आपके आसानी से सेकेंड इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे कि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आता है और अपन इसमें ये लिख के आपको ये बताना है। तो आज इस वीडियो में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी इनकी मतलब कम या ज़्यादा होने से सब्सटेंस के नेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसको अपन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।